are studying our chapter solution. So students, in our today's class we will discuss about boiling point elevation. Boiling point elevation को हम स्टूडेंट्स इबुलियोस्कोपी भी बोलते हैं. पिछली क्लासेस में हमने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना, राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम, राउल्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, है ना. फिर हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस किया. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और उससे रिलेटेड राउल्स लॉ. ठीक है. सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है बच्चों, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, या आप कह दो इबुलियस को, है ना. हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है. पहली थी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सेकेंड है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. तो आज स्ट्रिक्टली जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना. तो बढ़ना तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है. तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो मैं तुम्हें कहूँगी भाई मान लो पानी है वो 100 डिग्री पे उबल गया, तो तुमने कहा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉइल हो जाता है ना. मतलब तो हम कहेंगे भाई लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हुआ, तो बच्चों 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के लिए वो टेम्परेचर है जब उसका वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है. तो वो टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो हम कहेंगे द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point. Okay. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या इबुलियोस्कोपी. तो सबसे पहले हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. सो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point. ठीक है. अब बच्चों अगर मैं आपसे एक नॉर्मल बात करूं कि मान लो मेरे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है भाई, मान लो आपके पास सॉल्वेंट है तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर भी होगा. तो हम कहेंगे हाँ एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो होगा. ठीक है. तो मान लो बच्चों मैंने ऐसा मान लिया कि भाई मैंने एक सॉल्वेंट लिया X और इसका वेपर प्रेशर जो है फिलहाल वो है 700 मिलीमीटर मरकरी और मैं चाहती हूँ कि इसको बॉईल करना. तो तुम कहोगे भाई बॉईल करना है मतलब गरम करो. ठीक है, हीट कर लेते हैं. तो बच्चों मेरे पास एक पर्टिकुलर लिक्विड है ना, और मैंने सपोज माना है कि भाई इसका वेपर प्रेशर जो है वो 700 मिलीमीटर मरकरी है रूम टेम्परेचर. ठीक है. अब मैं चाह रही हूँ कि नहीं इस लिक्विड को क्या करना है, मुझे पूरा का पूरा बॉईल करना है. तो जब इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या लिखी है, तो हम कहेंगे हाँ भाई वो टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. तो भाई मैंने ये माना है. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो स्टूडेंट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm. ठीक है. और 1 atm इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे 760 मिलीमीटर मरकरी. तो भाई ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ठीक है. तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मैं कह रही हूँ नहीं मुझे इसको बॉईल करना है. तो तुम कहोगे भाई ये जो 700 प्रेशर है इसको 760 पहुंचा दो. तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो लिक्विड क्या हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा. तो हम कहेंगे अच्छा 700 से 760 लाना है, मतलब हीट चाहिए. ठीक है. हीट इज रिक्वायर्ड. ओके, हीट रिक्वायर्ड है तो बॉईल हो जाएगा. अब क्या करें, तो बच्चों अब हम आपको कह रहे हैं कि भाई ये तो सॉल्वेंट की बात हुई, हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी पढ़ चुके हैं, है ना. हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब भी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करना. और सॉल्यूट मुझे मिलाना है कैसा, तो मैं कहूँगी नॉन वॉलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. ऐसा क्यों, तो भाई अगर मैंने कोई वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो भाई वो भी उबलेगा, वो भी उबलेगा. दो लिक्विड अगर आपस में एक साथ ही बॉईल होंगे तो फिर मैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कैसे निकालूँ. ठीक है. तो मुझे मिलाना है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट,
ताकि वेपर प्रेशर डाउन हो, तभी तो मैं कुछ चेंजेस या आगे कुछ फर्दर स्टडी कर सकती हूँ। ठीक है, तो भाई मेरे पास सॉल्वेंट था, मैंने देखा एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट है, एक्स वेपर प्रेशर इतना है, बॉईल करो तो तुम कहोगे भाई 700 से 760 पहुंचाना है, जितनी हीट सप्लाई करूंगी है ना उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो टेम्परेचर आएगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। जब ये 700 से 760 पहुंच जाएगा है ना, तो वो टेम्परेचर क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, मान लिया। अब क्या करें, तो बच्चों अब आपसे कहा जा रहा है कि तुम क्या करो, सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन लो। ठीक है भाई, क्या मिलाना है, तो हम कहेंगे अब आप इसके अंदर मिलाओ नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ठीक है भाई, हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कब स्टडी करेंगे, जब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाएंगे। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसलिए बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे तो एबनॉर्मल वैल्यूज हो जाएगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिला लो। ठीक है, तो हमारे पास एक सॉल्वेंट था है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमने स्टडी किया। अब मैं कह रही हूँ तुम सॉल्यूशन बना दो। ठीक है भाई, सॉल्यूशन बना दिया। अब आपको इतनी चीज़ तो क्लियर है ना कि लिक्विड का वेपर प्रेशर तो फिक्स होता है, जैसे ही इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है। पढ़ रखा है हमने हमारी पिछली क्लास में, भूल गए हैं तो पिछला लेक्चर जरूर देखेंगे, उसमें मैंने सिखा रखा है ना, कि कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो क्या करेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान लो ग्लूकोज ही मिला दिया तो लिक्विड के बीच बीच में क्या होगा, ग्लूकोज आ जाएगा, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल को इवेपोरेट नहीं होने देगा, वेपोराइज नहीं होने देगा, है ना, क्योंकि बीच बीच में सॉलिड प्रेजेंट है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स को वेपर फॉर्मेशन में, तो वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों अब अगर ये वेपर ही प्रॉपर नहीं बनाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, डाउन। तो मान लो मैंने फिर से मान लिया कि वेपर प्रेशर कम हुआ ना, तो कम होके 700 की जगह कितना हो गया, तो मैंने मान लिया कि भाई वेपर प्रेशर जो है वो कम हो गया और वेपर प्रेशर 700 की जगह मान लो 695 हो गया। ठीक है, सपोज वेपर प्रेशर कम हो गया, कितना हो गया, 695 हो गया। ठीक है, अब तुम कह रहे हो पहले तो 700 था, 760 तक मुझे क्या करना था, मुझे इसका वेपर प्रेशर 700 से 760 लाना था, मुझे गर्म करना था, हीट सप्लाई करनी थी। अब वेपर प्रेशर और डाउन हो गया और बॉईल करना है, मतलब पहले मुझे 700 से 760 पहुंचाना था, अब 695, चलो मैं 700 कर दे, सॉरी 690 कर देती हूँ, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। पहले मुझे 700 से 760 तक पहुंचना था, अब वेपर प्रेशर कम हो गया तो मुझे इसको बॉईल करना है, तो मैं कहूँगी ठीक है इस बार 690 से 760 पहुंचाना है। तो तुम सोचो 700 से 760 60 कदम चलना है, 690 से 760 70 कदम चलना है, ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँ कि भाई यहाँ तो आपने मेरे लिए मुश्किलें कर दी, मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मोर हीट इज रिक्वायर्ड। अब हीट कैसे सप्लाई करूँगी, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगी। कोई भी लिक्विड को मैं कह रही हूँ कि भाई इसको हीट सप्लाई करो, तो हीट कैसे सप्लाई करोगे, गर्म करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, तो मोर हीट इज रिक्वायर्ड मतलब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। इन शॉर्ट में तुम्हें कहूँ पानी उबालो, पानी को बॉईल करो तो तुम कहोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें कहूँगी नहीं भाई बच्चों पानी में क्या करो, ग्लूकोज मिला रहो और अब बॉईल करो, तो अब 100 पे बॉईल नहीं होना है, अब वो 100 से ऊपर 100.1 हो जाए, 100.2 हो जाए, लेकिन 100 से ऊपर बॉईल होगा। तो इस बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज है, जो बढ़ोतरी है ना, जो इंक्रीमेंट आया, उस इंक्रीज को मैं क्या कहूँगी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्लियर। सारी कहानी वापस से समझते। पहले अगर मैं तुम्हें कहूँ बॉइलिंग पॉइंट, तो तुम कहोगे ठीक है भाई बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए बराबर, तो ये लिक्विड पूरा का पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और एयर में जाके मिल जाएगा। भाई हर लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो वेपर बनाता है, इवेपोरेट तो होता ही है ना। अब अगर वो इवेपोरेट होता है, वेपर बनाता है, तो उसका प्रेशर होता है, तो वेपर प्रेशर। तो भाई इवेपोरेट तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो जाता है, लेकिन बॉईल होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, है ना। तो वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है, तो बढ़ते बढ़ते एयर के प्रेशर के बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है।
ठीक है। अब मैंने कहा कि नहीं भाई, पहले मान लो मेरे पास एक लिक्विड है, 700 पे इसका वेपर प्रेशर था नॉर्मल टेम्परेचर पे, अब मैं कह रही हूँ नहीं बॉईल करूँ, तो तुम कहोगे अच्छा 700 है, मैं इसको कितना गर्म करूँ कि ये 760 पहुँच जाए। तो जितना गर्म करूँगी, जो टेम्परेचर मुझे चाहिएगा, वो इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब मैंने कहा तुम क्या करो कि जो तुम्हारा लिक्विड है इसमें नॉन वॉलेटाइल, मतलब जो खुद वेपर नहीं बनाता है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो आयंस में नहीं टूटता है, ऐसा सॉल्यूट मिला लो। तो तुमने कहा चलो मिला लिया। अब जैसे ही तुमने मिलाया तो बच्चों वेपर प्रेशर डाउन हुआ, तो वेपर प्रेशर में तो आई कमी। अब भी मुझे इसको पहुंचाना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो तुम कहोगे वेपर प्रेशर तो घट गया, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हीट मुझे ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्लियर? तो इन शॉर्ट में कह दूं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट से क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है आपको। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन अपने आप में क्या होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसी बात को हमने लैंग्वेज में बताया है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एज वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सॉल्यूशन हमने बनाया है, क्या मिलाया? तो नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। तो बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेसर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, आपने पढ़ा था ना RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कुछ भी मिलाओगे वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो टू मेक दिस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोर हीट इज रिक्वायर्ड। तो हम कहेंगे यहाँ पहले 700 था, 690 हो गया। अब मुझे 690 को भी एयर के प्रेशर के बराबर ले जाना पड़ा, तो मुझे ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तो मोर हीट इज रिक्वायर्ड। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो बढ़ जाएगा। अब बच्चों दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, ये बढ़ोतरी कितनी है? सो दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, भाई कितना बढ़ा? आप ये तो कह रहे हो कि ज़्यादा हो जाता है ना? तो दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना बढ़ा उसे हम क्या कहेंगे? तो दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज है उसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्लियर? यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या है? तो हम कहेंगे कि भाई जब भी हम नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाएंगे, वेपर प्रेशर हो जाएगा डाउन और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ से समझते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व बनाना है। किसके लिए? तो हम कहेंगे सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो हम ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो, हमने ग्राफ प्लॉट किया टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर। अब बच्चों तुम्हें इतना तो क्लियर है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। मान लो T और वेपर प्रेशर में ग्राफ बता, तो मैं कहूँगी जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो कुछ ना कुछ तो वेपर बनाएगा ही सही। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो पहले आपको कहा जा रहा है भाई सॉल्वेंट के लिए बताइए, तो बता दो सॉल्वेंट के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये तो हो गया चलो सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, अब सोचो कि मैंने जैसे ही सॉल्यूट मिलाया है ना, देखो पहले तो ये प्योर लिक्विड था, तो हम कहेंगे पर यूनिट एरिया सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल थे, सबके सब क्या कर रहे थे, वेपर बना रहे थे, है ना, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा था। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसमें क्या किया, तो भाई मैंने इसमें मान लो ग्लूकोज मिला दिया, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बीच बीच में आ जाएंगे, है ना। तो बच्चों ग्लूकोज मॉलिक्यूल बीच बीच में आ जाएंगे, तो पर यूनिट एरिया लिक्विड मॉलिक्यूल कम हो गए, तो वेपर प्रेशर डाउन हो गया। तो सॉल्वेंट का तो ठीक है, मुझे समझ में आता है। अब मैं कहूँ सॉल्यूशन,
तो तुम कहोगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कम हो गया, यहाँ इसका इतना है तो इसका इतना है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो कम वाली चीज़ बढ़ेगी, तो ग्राफ नीचे चलेगा, तो ऊपर वाला सॉल्वेंट, नीचे वाला सॉल्यूशन। ठीक है, तो मुझे वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व प्लॉट करना था, किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्वेंट का तो ये हो गया, सॉल्यूशन हमेशा नीचे रहेगा, तो ये हो गया। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो बच्चों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी आ जाएगा। ठीक है, अब कर्व तो हमने प्लॉट कर दी। ठीक है, तो इन द गिवन ग्राफ क्या क्या किया हम लिख देते हैं। तो भाई हम कहेंगे वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, कर्व इज प्लॉटेड। ठीक है, किस किस के लिए? तो मैं कहूँगी भाई सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए, फॉर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन बोथ। ठीक है, अब बच्चों देखो, मान लो पहले सिर्फ पानी था, प्योर सॉल्वेंट था, तो तुमने कहा भाई वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, मान लो 25 डिग्री है, तो उसमें होगा इसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ तो है ही। तो चलो है, अब जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, अब बढ़ते बढ़ते मान लो मैं तुम्हें कह रही हूँ भाई देखो, ये जो पॉइंट है ये है ना, मान लो ए पॉइंट, यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। आप वेपर का प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो बढ़ाते बढ़ाते अगर तुम इस पॉइंट तक पहुंच गए, तुमको यहाँ पहुंच तो गया, ग्राफ ऊपर ले लेते थोड़ा सा। ठीक है, तो भाई अगर तुम क्या करा कि तुम इस पॉइंट तक पहुंच गए वेपर प्रेशर को बढ़ाते बढ़ाते, तो तुमने इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचा दिया। तो तुम कहोगे अगर एक लिक्विड का या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो वो टेम्परेचर तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अब ये लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी टेम्परेचर को, टेम्परेचर वाली लाइन को, वो पॉइंट होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का। क्लियर? वापस समझो भाई, मैंने कहा तुम्हें भाई मेरे पास पानी है, तो तुमने कहा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का जो कर्व है वो ऐसा आ रहा है। अब मैंने कहा ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते मान लो यहाँ 600 है, 700 है, 750 है, यहाँ पहुँच गए, यहाँ 760 आ गया। तो तुम कहोगे अरे भाई 760 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो जब पानी का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते ये 760 पहुँच जाएगा, तब तो पानी उबल जाएगा। मतलब ये जो टेम्परेचर पे काटेगा यहाँ, ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। तो यही तो बनाया मैंने। ठीक है, तो सॉल्वेंट की बात तो क्लियर हो गई। अभी सॉल्यूशन की, तो इसकी ग्राफ को ऊपर ले लेते थोड़ा सा, है ना। अब सॉल्यूशन के लिए तो उसके लिए भी कहानी तो वही है। जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि भाई इसका भी वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, तो मैं कहूँगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो जब ये लाइन जहाँ काटेगी, जिस टेम्परेचर पे मिलेगी, वो टेम्परेचर क्या होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो वो टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए तो हमने वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व प्लॉट किया है, क्योंकि मुझे बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। तो मुझे पता है टेम्परेचर बढ़ाऊंगी वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा और मुझे वहीं तक पहुंचना है। तो जब ये उस पर पहुंच जाए तो वो टेम्परेचर होगा बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब मैं कह दूं क्योंकि हमने कर्व तो बना लिया और कर्व से मुझे एक सिचुएशन भी क्लियर हो गई। क्या क्लियर हुआ? तो मुझे लग रहा है फ्रॉम द कर्व टीबी जो है वो है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, सॉरी टीबी जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। वो जल्दी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन निकालने की, तो ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और T1 क्या है? तो भाई T1 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब ले देखिए बात इतनी सी है कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट तो लग रहा है कम, है ना ग्राफ में, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या लग रहा है, ज़्यादा। और ये जो डिफरेंस आया है बच्चों, ये डिफरेंस क्या है,
तो हम कहेंगे ये डिफरेंस जो है ना, ये डिफरेंस, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है ना भाई। इतना बड़ा 100 था 101 हो गया, तो 1 डिग्री का फर्क आया ना, तो 1 डिग्री क्या है, बढ़ोतरी है, एलिवेशन है। एलिवेशन मतलब बढ़ना, ठीक है। तो मैं कहूँगी भाई बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या है, तो हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी डेल्टा टीबी है T1 माइनस टीबी, ठीक है। तो भाई हमने कर्व प्लॉट कर लिया है ना, और कर्व से हमने क्या निकाल दिया, तो हमने फाइंड कर लिया बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। यहाँ तक तो कोई टेंशन है नहीं। अब हम कहेंगे देखो ग्राफ से स्टडी करो कि जितना वेपर प्रेशर डाउन जाएगा, देखो ये ग्राफ जितना नीचे जाएगा है ना, उतना ये गैप जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है वेपर प्रेशर में जितनी कमी आती है बॉइलिंग पॉइंट में उतनी क्या होती है, इंक्रीमेंट होता है, बढ़ोतरी होती है। तो जितना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एलिवेशन। ऐसा राउल्स ने भी कहा था, ऐसा एक्सपेरिमेंटली भी सीन हुआ था, ठीक है। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, भाई पानी में मैंने ग्लूकोज मिलाया, वेपर प्रेशर डाउन हुआ। तो बच्चों पानी में तुमने ग्लूकोज मिलाया, वेपर प्रेशर डाउन हुआ, तो वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो हमने कहा था वो तो मोलैलिटी के या सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। तो सारी बातों को स्टडी करके और फाइनल जो कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन ये है बच्चों, एक्सपेरिमेंटली हमने क्या प्रूफ किया है, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट boiling point elevation delta TB directly proportional to molality of solution, ठीक है। सॉल्यूशन की मोलैलिटी के क्या है, डायरेक्टली। अब तुम कहोगे आपने मोलैलिटी क्यों लिया, मोलैरिटी ले लेते। तो मैंने शुरू में बताया था कि भाई अगर हम वॉल्यूम वाली यूनिट लेते हैं, वेट बाय वॉल्यूम यूनिट्स लेते हैं, तो देखो हम स्टडी तो टेम्परेचर को करें, भाई मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो उससे क्या होता है, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज हो जाता है, हमारी रीडिंग्स बदल जाती है बार बार। इसलिए हम ऐसा लेते कि भाई वॉल्यूम डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, तो हमने मोलैरिटी टर्म हटा के मोलैलिटी को चूज़ किया ताकि हमारा डेटा सही है, रिजल्ट सही है। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो है बच्चों, वो सॉल्यूशन की मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट केबी इनटू मोलैलिटी, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। डेल्टा टीबी क्या है, तो भाई वो है केबी इनटू मोलैलिटी। अब केबी क्या है, तो बच्चों केबी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसकी यूनिट हो जाएगी किलो केल्विन इनवर्स। सॉरी, किलो केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। के भी आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्योंकि बच्चों बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की स्टडी को हम इबुलियोस्कोपी बोलते हैं। स्टडी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, उसे क्या कहते हैं, इबुलियोस्कोपी। तो एलिवेशन कांस्टेंट कह दो तो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कह दो, ठीक है। मोलल मतलब हम एक मोलल 1 किलो सॉल्वेंट लेंगे और सॉल्यूट 1 मोल माप लेंगे, उसके लिए वैल्यूज हमने फिक्स कर रखी है। तो के भी फिक्स है हमारा, ठीक है ना। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड, पानी के लिए अलग आएगा, बेंजीन के लिए अलग आएगा, ठीक है। के भी जो है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड, कौन सा लिक्विड है, सबके लिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, ठीक है। तो भाई हमने मान लिया के भी जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे, ओके। अब बच्चों मोलैलिटी का फॉर्मूला तो क्लियर है ना। मोलैलिटी क्या था, देखो हम कहेंगे चलो भाई आपने एक चीज तो बता दी कि भाई डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। अब मोलैलिटी क्या था, तो मैं कहूँगी 1 किलो सॉल्वेंट में
सॉल्यूट के कितने मोल हैं, यानी मोल पर केजी। अब मोल क्या होता है, तो मोल होता है मास अपॉन मोलर मास। अगर मैं आपसे कहूँ मोलैलिटी, तो बच्चों सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास इनटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम। और बाई चांस ग्राम्स में हो तो यहाँ 1000 ले लो, है ना, 1000 ले लो। तो हम कहेंगे अच्छा इसी को ही फिट कर देते हैं। तो बच्चों जो नया फॉर्मूला याद रखोगी, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू, पहला तो हो गया के बी इंटू मोलैलिटी, दूसरा याद करना है 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। ठीक है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 1000, क्यों आया, क्योंकि मैंने कैपिटल डब्ल्यू ग्राम्स में रखा है, इंटू के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये मान के चलता है मोल पर केजी, तो केजी तो था ही नहीं, यहाँ ग्राम्स था इसलिए ऊपर 1000 लिख दिया। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू, तो स्मॉल डब्ल्यू है बच्चों सॉल्यूट का मास। ठीक है, तो सॉल्यूट मास, कैपिटल डब्ल्यू, तो सॉल्यूट कम होता है सॉल्वेंट ज़्यादा होता है ना, इसलिए कैपिटल लिखा है, तो सॉल्वेंट का मास। ओके, सॉल्यूट मास सॉल्वेंट मास दोनों ग्राम्स में ही होंगे, क्योंकि मैंने 1000 लिख लिया ऑलरेडी फॉर्मूले में। ठीक है, और स्मॉल एम, तो भाई सॉल्यूट का मोलर मास। ओके, सॉल्यूट मोलर मास, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। याद हो जाएगा। मैंने कहा था जितने भी फॉर्मूले हैं सब में स्मॉल डब्ल्यू, छोटा डब्ल्यू सब में ऊपर है। मैंने कहा था छोटा बबलू सबसे ऊपर आएगा, है ना, छोटा बेबी उसको सबसे ऊपर रखते हैं, तो स्मॉल डब्ल्यू, छोटा बबलू सब में ऊपर आएगा। तो तुम्हें अगर RLVP का फॉर्मूला याद कराया था मैंने, याद करो, P0 माइनस पी एस अपॉन P0, तब भी मैंने कहा था बच्चों स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पे भी ऊपर था, स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पे भी ऊपर रहेगा। ओके, तो हम कहेंगे चलो ले देखिए दूसरा फॉर्मूला भी क्लियर। अब बच्चों अगर आपसे कोई कहे कि नहीं भाई के बी ही निकालो, तो के बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय, आप के बी भी फाइंड कर सकते हैं। के बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय वेंट हॉफ इक्वेशन। आपको बुक में एक फॉर्मूला दिया है एनसीईआरटी में, आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है भाई, तो अब वेंट हॉफ इक्वेशन क्या है, तो फॉर्मूला है बच्चों के बी इक्वल्स टू एम आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वी। ठीक है, अब मुझे बताओ के बी क्या है, तो मैं कहूँगी भाई एलिवेशन कांस्टेंट है। ठीक है, एलिवेशन कांस्टेंट है तो पर्टिकुलर किसी सॉल्वेंट के लिए है ना, तो जिस सॉल्वेंट के लिए है उसका मोलर मास, तो हम कहेंगे ठीक है कैपिटल एम जो है वो है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, आर, तो भाई आर है गैस कांस्टेंट। अब आप कहोगे जूल में रखना है कि कैलोरी में, तो डिपेंड करता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन किस में दे रखा है ना, ये जूल में हो तो उसको जूल में रख देना, कैलोरी में हो तो कैलोरी रख देना। ठीक है, डेल्टा टीबी, तो भाई देखो पहले बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स होगा ना, कि पानी है तो मैं कहूँगी 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है इसका, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो कोई भी लिक्विड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट तो पहले से फिक्स होगा। ठीक है, तो टीबी तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो ये तो फिक्स है कितना है ना, और डेल्टा एच वी तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब बच्चों हीट ऑफ वेपोराइजेशन तुम्हें जूल कैल्विन इनवर्स दे तो बॉइलिंग पॉइंट कैल्विन में रख देना, सेंटीग्रेड में दे तो बॉइलिंग पॉइंट सेंटीग्रेड में रख लेना। ठीक है, तो डेल्टा एच वी क्या है, तो मैं कहूँगी भाई तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। तो ये हो गया बच्चों के बी इक्वल्स टू एम आर टी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वी। ये आपका है वेंट हॉफ इक्वेशन। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आपको ये सीधे सीधे फॉर्मूले याद करने कि भाई पहला फॉर्मूला बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का ये है, सबसे पहले हम इसको यूज़ करेंगे। फिर वेट का कॉन्सेप्ट दिया हो तो स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम,
सॉरी कैपिटल एम तो कांस्टेंट हो जाता है केबी के लिए, है ना, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, और ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और केबी तो भाई ये है ही सही, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। तो आई थिंक बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्लियर है ना, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में तो कोई डाउट ही नहीं, वापस देख लें, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन बताया, तो क्लियर है कि भाई लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे, ठीक है। तो मैंने मान लिया एक लिक्विड का वेपर प्रेशर 700 है, बॉईल करना है, तो तुम कहोगे अच्छा 700 से 760 पहुंचाना है, हीट सप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचाएगा तो जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो फिक्स है। अब मैंने कहा कि नहीं मैंने इसमें कुछ घोल दिया, तो तुमने कहा वेपर प्रेशर डाउन गया, अब मैं कहूँ नहीं इसको भी बॉईल करो, तो तुम कहोगे यहाँ ज़्यादा हीट सप्लाई करो, तो ज़्यादा हीट सप्लाई करो मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करो, तो ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करो मतलब बॉईल करने के लिए मुझे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा हीट चाहिए, तो बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि भाई सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व भी यही कह रहा है कि जितना वेपर प्रेशर में कमी आएगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता है, और वेपर प्रेशर में कमी वो सॉल्यूट के मोल्स पर डिपेंड करती है। तो फाइनली हमने कंक्लूजन निकाला कि भाई बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन सॉल्यूशन की मोलालिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हमने सारी चीज़ें कांस्टेंट कर ली कि भाई सॉल्वेंट आपका कौन सा है, तो मान लो तुम्हारा वाटर है सॉल्वेंट, तो बार बार उसमें कैपिटल एम आएगा, मोलर मास, तो मोलर मास कांस्टेंट कर लिया हमने, ठीक है। उसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स हो जाएगा भाई इतना है, ठीक है। वो भी चीज़ हमने पकड़ ली, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सब चीज़ें निकाल के हमने एक कांस्टेंट बना दिया केबी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एक मोलैलिटी वाले सॉल्वेंट के लिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब तो हमने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया भाई, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी होता है बच्चों सॉल्यूट मास अपॉन सॉल्यूट मोलर मास इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट मास इन ग्राम्स। तो हमने नया फॉर्मूला बना दिया, 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम, ठीक है भाई, यहाँ भी पहुँच गए। अभी के बी कैलकुलेट करो तो के बी है एम आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वी, क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब हम चलते हैं बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की ओर। तो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.7। अब क्वेश्चन मिल गया बच्चों आपके पास, 18 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, डिजोल्व किसने किया है, तो 18 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट, डेटा मिलता जा रहा है तुम्हें, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल एट 1.013 बार, Kb फॉर वाटर 0.52 किलो केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है भाई। अब अगर ध्यान से पढ़ो तो देखो 18 ग्राम ग्लूकोज, तो स्मॉल डब्ल्यू है ना, गिवन क्या क्या है, तो मैं कहूँगी चलो भाई गिवन डेटा देख लेते हैं। गिवन है सॉल्यूट मास, ग्लूकोज कितना है 18 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू कितने में घोला है, पानी कितना है, तो 1 kg, लेकिन मुझे तो ग्राम्स ही चाहिए क्योंकि मेरे फॉर्मूले में 1000 लिखा हुआ है, तो स्मॉल डब्ल्यू आ गया, कैपिटल डब्ल्यू आ गया, ठीक है। 1 kg वाटर इन अ सॉसपैन, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल, तो भाई कुछ भी मिलाऊंगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो एक बार बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन निकाल देती हूँ, डेल्टा टी, ठीक है। 1.013 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर वाटर पहुँच गया तो बॉईल तो हो ही जाएगा, तो ये कह रहा है इस प्रेशर पे वाटर कितना बॉईल होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बता दो जब ये मिलाओ तो, ठीक है। अब Kb फॉर वाटर, तो भी चलो Kb दे रखा है, Kb है 0.52 किलो केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है। अब स्मॉल m भी चाहिए, तो बच्चों ग्लूकोज का मोलर मास, तो ग्लूकोज होता है C6H12O6, कार्बन का मास 12, 6 कार्बन है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन का मास 1, 12 हाइड्रोजन है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन का मास 16, तो यहाँ आएगा 180, ठीक है। अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला क्या है, तो देखो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 1000
इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। अब ग्लूकोज तुम्हें पता है पानी में जाके ना तो उसके मॉलिक्यूल्स कोई डाइमर ड्राइमर बना रहे, ना ये आयंस में टूट रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 1000, के बी की वैल्यू है 0.52, ग्लूकोज कितना डिजोल्व किया 18 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू तो हम कहेंगे अगेन 1000 और स्मॉल एम है 180। ठीक है भाई 180। नाउ 1000 और 1000 कैंसिल, 18 कैंसिल, तो डेल्टा टी बी जो आ रहा है दैट इज 0.052। ठीक है, अब देखो केल्विन लिखो, डिग्री सेंटीग्रेड लिखो, तुम्हारी इच्छा है भाई, ये बढ़ोतरी है, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। अब किस में बढ़ाना है, तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो मैं कहूँगी भाई पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और केल्विन में लिखना चाहो तो 373 केल्विन है, जो तुम्हारी इच्छा उसमें लिखो। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना है, मतलब बढ़ेगा कितना, तो भाई 373 तो था, अब 0.052 से बढ़ा लो। ठीक है, अब तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ। तो ध्यान से देखो, पानी 373 पे बॉईल होता है, ठीक है, बढ़ना कितना चाहिए, तो मैं कह रही हूँ 0.052 से बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ाओ। अब एग्जैक्ट 373, मान लो तुम्हें कहीं लिखा हुआ मिले 373.15, तो वो एग्जैक्ट है, 373.15 एग्जैक्ट है, 373 लिखा तो भी चल गया। मान लो फिर तुम्हें अगर तुम सर्च करोगे नेट पे तो तुम्हें एग्जैक्ट ही मिलेगा। ठीक है, एग्जैक्ट ही होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373.15। ओके, मतलब भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, हम कितना ले रहे हैं, तो हम कह रहे हैं 273 ऐड करते हैं, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, तो 273 नहीं होता, 273.15 होता है। ठीक है, अब आप ऐड कर दो, तो भाई 373.15 और इसमें क्या ऐड कर देंगे 0.052, तो इन दोनों को ऐड कर दो और अब जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आ जाएगा बच्चों 373.202, 202, ठीक है ना, 5 और 10 01, हाँ 373.202। अब इसको मैं लिख सकती हूँ केल्विन। क्लियर? तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2.7। ठीक है, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.8। तो देखो क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23। तो भाई मुझे आपने एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है 353.23 केल्विन। ओके, व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यानी स्मॉल w हो गया बच्चों 1.8 ग्राम, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो कैपिटल W हो गया आपका 90 ग्राम। ओके, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.11। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गए, पहले तो इतना था, अब T1 है ना, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन कितना हो गया, तो ये कह रहा है 354.11। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना हुआ, देखो पहले उबल रहा था 353 पे, अब उबल रहा है 354 पे, है ना, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा कितना बढ़ा, तो मैं कहूँगी एग्जैक्ट तो भाई 354.11 माइनस 353.23, डिफरेंस निकाल दो, इतना बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हो गया। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, भाई तुमने क्या मिलाया, है ना, क्या मिलाया वो तो मोलर मास से पता लगेगा। ठीक है, के बी दे रखा है बच्चों, के बी कितना है, तो के बी है 2.53 किलो केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, किलो केल्विन मोल इनवर्स, ये तो हो गया आपकी यूनिट इसकी, है ना। अब आप इसको सॉल्व करो, तो ये जो डिफरेंस है
ये डिफरेंस आएगा 0.88, ठीक है। ये डिफरेंस जो आएगा 354.11 माइनस 353.23, ये डिफरेंस आएगा 0.88। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला है ही सही आपके पास। क्या फॉर्मूला है तो देखो, अच्छा सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है ना, नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिखा, ठीक है। तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एल। तो कितना एलिवेशन हुआ, तो भाई 0.88 का एलिवेशन हुआ। के बी कितना है, तो 2.53, स्मॉल डब्ल्यू कितना है, तो कितना मिला है भाई 1.8, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू 90 में मिलाया और स्मॉल एम फाइंड करना है, ठीक है। तो स्मॉल एम फाइंड कर लो, पॉइंट उड़ा दो, 10 आ जाएगा, 1 2 1 2, 9 2 ज़ा कितना हो गया 80, ठीक है। अभी स्मॉल एम फाइंड करेंगे तो 2.53 मल्टीप्लाई विथ 2 और ऊपर 10 बच गया क्या अभी, 10 बच गया, तो 10 डिवाइडेड बाय 0.88। यहाँ से आपको स्मॉल एम फाइंड करना है। तो 2.53 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और फिर डिवाइड कर दो 0.88 से। तो बच्चों फाइनल जो आंसर आएगा दैट विल बी 57.5, ठीक है। तो मोलर मास जो हो जाएगा दैट विल बी 57.5 ग्राम पर, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.9, ठीक है। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 मिलीमीटर मर्करी इज 99.63। अब देखो तुम्हें लगेगा 100 डिग्री होता है तो ऐसा दे रहा है, तो 100 डिग्री तब होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760। अब कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक है। तो 99.63 है, चलो बॉइलिंग पॉइंट। हाउ मच सुक्रोज इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो भाई मैं सुक्रोज कितना मिलाऊँ, मतलब सॉल्यूट कितना मिलाना है। और सुक्रोज का फॉर्मूला, तो शुगर का फॉर्मूला याद है ना, C12H22O11। मोलर मास निकालेंगे, कार्बन का 12 तो 12 इंटू 12, हाइड्रोजन का 1 तो 1 मल्टीप्लाई विथ 22, ऑक्सीजन का 60, तो ये आएगा आपका 342। तो भाई वेट कितना मिलाना है हमें पता नहीं, मोलर मास तो वो 352, 500 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो कैपिटल W हो गया बच्चों 500 ग्राम, ओके, ठीक है। सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई पहले तो बॉयल हो रहा था 99.63, अब मैं सुक्रोज मिलाऊं तो ये कह रहा है बढ़ के इतना हो जाना चाहिए। तो भाई बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना मांग रहा है, तो ये कह रहा है 100 पे लाना है, 99.63 से लाना है। तो भाई 100 माइनस 60 करेंगे तो 40 बचेगा और ये 37 बच जाएगा, 0.37 है ना, 0.37, ठीक है, ओके। तो भाई इतना मुझे बॉइलिंग पॉइंट लाना है। और तो भाई हमें क्या नहीं दे रखा यहाँ पे, के बी नहीं दे रखा। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था के बी पर वाटर कितना था 0.52 किलो कैल्विन मोल इन मास, ठीक है। तो के बी गिवन होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, मैंने लिख लिया कि हम कहाँ से लिखेंगे, तो के बी फिक्स होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों 0.52, के बी फॉर वाटर फिक्स होता है, ओके। अब आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको। तो बच्चों क्या आएगा, हमारा फॉर्मूला क्या था, तो हम कहेंगे भाई डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम, ओके। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन तो आप रखेंगे 0.37 इक्वल्स टू 1000 इंटू के बी कहाँ है, के बी है 0.52
स्मॉल डब्ल्यू फाइंड करना है, कैपिटल डब्ल्यू 500 ग्राम पानी में मिलाना है, सुक्रोज मिलाना है 342। नाउ फाइंड करने लग जाओ बच्चों। स्मॉल डब्ल्यू फाइंड करना है तो 0.37 इंटू 500 इंटू 342 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 0.52। ठीक है, तो 500 और 1000 तो हो गया 2 टाइम्स, है ना, 342 7 और 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो बचे हुए डेटा को बच्चों और आंसर बताएंगे। अब बच्चों ये आपका इंटेक्स्ट है ना, एग्जाम्पल नहीं है। एनसीईआरटी इंटेक्स्ट है 2.9। ठीक है, केबी की वैल्यू ना दी हुई हो तो एक बार एनसीईआरटी दे देता है कोई कांस्टेंट, तो वो मान के चलता है भाई आपको बार बार वही यूज़ करना है ना, तो आपको 0.52 यूज़ करना है। सॉल्व करेंगे इसको तो फाइनल जो आंसर आएगा बच्चों दैट विल बी 121। आंसर जो आएगा आपका स्मॉल डब्ल्यू इक्वल्स टू दैट विल बी 121.67 ग्राम्स। ठीक है, इतना अगर तुम सुक्रोज मिलाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट हो जाएगा, कितना 99.63 से 100 पहुंच जाएगा। ठीक है, 0.37 का इंक्रीमेंट कब आएगा, इतना 0.3 लाने के लिए तुम्हें 121 ग्राम आपको मिलाना पड़ेगा सुक्रोज। तो एक्चुअली ना ये प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन ही मन से नहीं बनाए होते हैं, काफ़ी है ना एक्सपेरिमेंट्स करके और जो रीडिंग्स होती है ना उसी में बेस्ड होते हैं, और अगर आप करेंगे परफॉर्म तो ऐसा कैसा रिजल्ट आएगा। तो आई होप बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कंप्लीट मतलब क्लियर है ना। तो मैं मान के चलूँ कि तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आ गया, इबुलियोस्कोपी किसे कहते हैं आ गया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गई, कोई भी क्वेश्चन हो आप एनसीईआरटी का आराम से उठा के कर सकते हैं। और एक बार एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर लेंगे ना बच्चों तो आप जेईई मेंस और आईआईटी और मेडिकल के क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। शुरुआत आपकी भी एनसीईआरटी से होनी चाहिए, इसको कभी नहीं छोड़ना। तो आई थिंक अच्छे से चल रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।